साहित्य सरिता में मैं बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के अस्मिता मूलक विमर्श पाठ्यक्रम के अंतर्गत संकलित कहानी खुदा की वापसी का पाठ करने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका हैं नासिरा शर्मा। तो प्रस्तुत है कहानी का पाठ। फरजाना यूनिवर्सिटी से लौटकर जैसे ही घर में दाखिल हुई, हवा में तैरती शादी की तारीख के पक्की होने का संदेशा उसे दालान की चौकी पर रखे मिठाई के झाबे ने दे दिया। दिल चाहा कि जल्दी से एक लड्डू मुंह में रख ले, फिर दूसरे पल वह झिझक गई। उस पर नजर पड़ते ही आंगन में बिखरे कबाड़ को छाड़ती हुई चंदा तेजी से उठी और चहक कर बोली, बन्नी आ गई। फरजाना उसके इस हमले से घबरा सी गई। घर की सभी औरतें अपना अपना काम छोड़ बड़े दलान की तरफ आने लगी। बड़ी फूफी को उसने आदाब किया। उन्होंने उसकी बलाई ले गले लगाया। खाला अम्मी ने माथा चूमा। तभी चंदा ने गाना गाना शुरू कर दिया, बन्नी तेरी अखियां सुर में दानी, चुप कमबख्त, गला है फटाबाज। अम्मी ने उसे झिड़का। बेगम साहब, नेक निछावर कुछ मिली है कि नहीं? वह अपना गाना छोड़ आंचल फैलाकर सबके सामने घूमने लगी। यह मुई हरफन मोला है, एक वक्त में मिरासिन, नायन, मनिहारिन सब बन जाती है। बड़ी फूफी ने पर्स से नोट निकाल उसके आंचल में डाला। कोई काम तो लोगन का हमारी वजह से रुकत तो नहीं है, कहती हुई चंदा आगे जाकर फिर आंगन का कबाड़ छांटने लगी थी। सारे दिन की थकी आ रही आई है, कैसा नन्हा सा मुंह निकल आया है। दुल्हन, जरा शब्बों से कहो कुछ शरबत नाश्ता लाए। बड़ी फूफी ने फरजाना के चेहरे पर हाथ फेरा। फूफी के कहने से फरजाना की भूख उभर आई। उसने झाबे को ताका। कोई और दिन होता तो वह झपट्टा मारकर लड्डू उठाती, पैर हिला हिला कर खाती, मगर यह तो उसकी कल सुबह पुताई वाले आवे को हैं और ई चौधराइन सुबह से सामान नहीं छाट पाई है। शब्बो बड़बड़ाई और नाश्ते की सैनी लेकर आंगन पार करने लगी। तो का एक चीज न देबे, समझी कल्लू माई? चंदा चिढ़ गई। हमरे दे वाले बहुत हैं, और फिर हम कोई कबाड़े वाले थोड़े हैं जो कूड़ा करकट संभालें। शब्बो मटकती हुई आगे बढ़ी और चौकी पर सैनी रखी और लौटी। हम जैसे जानित नहीं का कि तोका देने वाले बहुत हैं गुइया, कहकर चंदा जोर से हंसी। उसके कटाक्ष पर शब्बों के तेवरी पर बल पड़ गए। तड़प कर बोली, तोहरे दिमाग में कीड़े हैं जो गंदी बात सोचत है। अरे हमार मतलब रहा, छोड़ कल्लू की माई, तोहरा मतलब हम सब जानित हैं। इतना कह चंदा हंसते हुए सामान छांटने लगी। शब्बों ने खिसियाकर उसको ताका, फिर तेजी से रसोई की तरफ कदम बढ़ाए और पटरा जोर से पटका। तुम लोगों की जबान कभी बंद रहेगी? अम्मी ने दोनों को डांटा। फरजाना कमरे में पहुंचकर उलझने लगी। बेकरारी में इधर उधर चक्कर लगाकर धम से बिस्तर पर बैठ सोचने लगी कि आखिर वे इतनी आसानी से शादी के लिए राजी क्यों हो गई। उसे एमए करना था, आईएएस में बैठना था। अम्मी अब्बू को एक लड़का क्या पसंद आ गया, उन्होंने आंखें ही फेर ली। उन्हें अब कुछ भी याद नहीं, ना अपना वायदा, ना उसका सपना, न मेरी शादी, मगर मुझसे ही नहीं पूछा गया। बस शाम को चिराग जलने के बाद घर के मर्द भी नहा धोकर आंगन में आन बैठे। फूफी जान और खाला अम्मी मिठाई का आधा झाबा घरों में भेजकर अब बैठी सुस्ता रही थी। आंगन में किनारे की पलंग पर फरजाना भी आकर लेट गई थी और हाथ में पकड़ी पत्रिका को पढ़ने में व्यस्त दिख रही थी, मगर उसके कान सबकी बातों की तरफ लगे हुए थे। मेहर की रकम पक्की हो गई, इरशाद? बड़ी फूफी जान ने भाई साहब से पूछा। आपका इंतजार था। अभी तक सारी शादियां घर में हुई थी। रस्म के मुताबिक 14,000 बंधता था। 14 की गिनती मुबारक ठहरी। 14 मासूमीन का नंबर है, मगर वह शादी तो गैरों में हो रही है। फूफी ने फिक्र जाहिर की। इस हिसाब से फूफी जान 1,00,000
24,000 पर मेहर बंधना चाहिए। मुबारक नंबर है। फिरोज ने गहरी आवाज बना फूफी को ताका। कैसे? फूफी ने बड़ी बड़ी आंखें घुमाई। अरे अभी तक जितने इमाम हुए हैं उनकी गिनती 1,24,000 है। फिरोज ने बड़ी गंभीरता से कहा। कहता तो ठीक है। फूफी जान सोच में पड़ गई। बिजनेस ठीक चल रहा है उनका, वे लोग मान जाएंगे फूफी जान। फिरोज चहका। कब से दूसरों की जेब टटोलने लगे? अरे जो अपने खानदान में होता चला आया है उसकी बात करो। खाला चिढ़कर बोली। लाख भी क्या ज्यादा है बाजी। जमाना अब तो रहा नहीं कि बीवी के निकाह की तरह 3 रुपए में मेहर बंध जाए। 1000 खतरे हैं। रोज नई नई कहानियां सुनने को मिलती हैं। लड़की की कुछ तो मजबूती होनी चाहिए। ले देकर इकलौती तो बेटी है। माँ ने धीरे से कहा। कल शाम मौलवी इमाम आए थे, कहने लगे कि मेहर जितना ज्यादा बंधवा लो उससे क्या फायदा। लड़के वाले शान में आकर राजी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें देना तो कोई एक शदाम भी नहीं है। दिल को बहलाना है, जितने का बंधवा लो, वरना इस्लाम के मुताबिक तो निकाह के फौरन बाद मेहर की रकम की अदायगी का हुक्म है। मगर यहाँ सुनता कौन है? सब नए नए कानून अपनी सहूलियत की वजह से बना रहे हैं, नाम इस्लाम का ले रहे हैं। मगर मैं सोचती हूँ चाहे पहले या चाहे बाद में, देने वाले तो देते ही हैं। मेरा ही देखो, मकान मेहर के एवज में तुम्हारी बहनोई अपने किनारे इज्जत से बैठी हूँ। यही हाल फिजा का है। अमरूद और आम के दोनों बाग मेहर में मिले हैं। चैन से रोटी खा रही है। बड़ी फूफी बोली। वह तो 50-75 जितनी हम रकम चाहेंगी वे उस पर राजी हो जाएंगे। इतना पीछे पड़े हैं। कहते हैं असगर मास्टर की इतनी इज्जत है, लड़की पढ़ी लिखी है। हमें ऐसा ही घर चाहिए था जिससे हमारी शान बढ़े। पैसा तो हाथ का मैल है, इसलिए दहेज में फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। इरशाद ने कहा। ऐ हैं, उनके चाहने से क्या होता है? क्या हम अपनी लड़की नंगी बुझी रुखसत करेंगे? अरे वाह, बड़ी फूफी तमक उठी। मुझे लगता है शम्मो 50,000 मुनासिब रहेगा। फिर आपस में एतमाद की बात भी होती है, बाकी खुदा भरोसे छोड़ते हैं। खाला बोली। ठीक है, 50 मुनासिब गिनती है। 1 लाख पर शायद वे राजी ना हो। बात में बेकार में बात खा ली जाए या फिर बेकार की बदमजगी हो। इरशाद ने सोचते हुए कहा। बदमजगी कैसी? 50,000 की औकात क्या है आज? कल तो खाक होगी। अम्मा ने कहा। फूफी जान, 1,24,000 पूरे 74,000 का घाटा है। फिरोज ने धीरे से कहा। चुप नास पीटे, हर बात में मजाक। बड़ी फूफी खफा होने के अंदाज से मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली और भतीजे का सिर गोद में रखकर सहलाने लगी। मर्द औरत के रिश्ते के अलावा अब 1000 तरह की गुत्थियां उलझ चुकी हैं, वरना ये सब उलझने हमें परेशान क्यों करें? इरशाद ने कहा। फरजाना सब कुछ सुनकर भन्ना रही थी। सबको रकम की पड़ी है। मेहर कितना बंधेगा, बरी में कितने जोड़े जेवर, शक्कर और मेवे के कितने घड़े आएंगे, मगर कोई नहीं पूछता कि क्या वह मुझे आगे पढ़ने देंगे, यूनिवर्सिटी जाने देंगे, आईएएस के मुकाबले में बैठने देंगे। उसका क्रोध आंसू की शक्ल में बहने लगा। ऐसी शान से दोस्तों के सामने कहती थी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, पढ़ूंगी। मगर न रो बेटी, सबको एक दिन बाबुल छोड़ना पड़ता है। रंग हो या शाह, सबको बेटी विदा करनी पड़ती है। कहकर खाला रो पड़ी और उसके साथ सबकी आंखें भर आईं। फरजाना सबसे जान छुड़ा पैर पटकती कमरे की तरफ भागी और गुस्से में भर कार्निस पर रखे पुरस्कार में मिले कप और शील्ड की कतार को जमीन पर फेंका। फ्रेम किया सर्टिफिकेट उतारा। अगर चंदा हाथ न पकड़ लेती तो वह भी चकनाचूर हो जाता। शादी की 6-7 दिन बाकी थी। फरजाना का यूनिवर्सिटी जाना बंद हो गया था। वैसे भी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। घर और बाहर सिलते कपड़ों के नाप, जेवर, बर्तन देखने
اور اپنی پسند کی چیزیں خریدنے میں اس کا کوئی اتساہ نہیں تھا۔ ایک بھے اسے کھائے جا رہا تھا کہ اس نئے گھر میں اسے نیند کیسے آئے گی۔ سوتے جاگتے میں اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ کوند جاتا ہے اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ لاکھ جھنجھلائے تو کیا، وہ چہرہ ہر بار نظروں کے سامنے ناچتا ہے۔ خالہ کے گھر بڑے بھائی کی شادی میں اس کی ملاقات زبیر سے ہوئی تھی۔ لمبا سڈول اور سانولے چہرے والا لڑکا جو باتوں میں اور اٹھنے بیٹھنے میں سب سے الگ دکھتا تھا۔ سبھی کی نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ اسے بھی برا نہیں لگا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا اس کا پریوار ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جائے۔ بیٹیا رانی کا سوچت ہو؟ کچھ نہیں چندا، ایک بات کہیں بیٹیا، کل پرسوں تمہارے گاؤں سے نین میراسین آ جائیں گی، اس لیے اپنے پرانے ہمیں کو دیو۔ ایک آدھ پرانا درانا شبوں کو دے دینے سے ہم کا برا نہ لگی ہے۔ چندا دھیرے دھیرے فرزانہ کا پیر سہلاتے ہوئے بولی، سن رہے ہیں؟ کلیجا نہیں بھرا سارا کباڑ لے کے جائیے، جو بٹیا سے کپڑا مانگے آئی ہو۔ شبو جھاڑو دیتے دیتے چمک کر کھڑی ہو گئی۔ تم یہی ہو گویا؟ تو ہوئی بغالت تاک کرت رہے، پھر بھی ہم سے لڑے کا تیار رہے تو۔ چندا تعجب سے ناک پر انگلی رکھ کر کمر کو جھٹکا دے کر بولی، تو ہار چالاکی ہم سب جانت ہیں، چکنی چپڑی بول کر گھر صاف کرے کا ارادہ ہے۔ چندا کہاں مر گئی؟ ادھر آ کر جازم بٹھا۔ خالہ کی آواز سن چندا باہر گئی۔ منہ چڑی ہے ناسپی کی۔ شبو اتنا کہے جوش میں بھری جھاڑو تیزی سے دینے لگی۔ شام سے پہلے گھر میں رشتہ دار جمع ہونے لگے تھے۔ آج فرزانہ کا مانجھا تھا۔ پھوپھی نے چوک پور دی تھی۔ اپٹن کھیلا جانے لگا۔ سہاگ گیت اور اچھل کود کے بیچ پھوپھی جان عورتوں سے باتیں بنا رہی تھی اور بوڑھی عورتیں ہاتھ پر اپٹن ملتی ادھر ادھر کی اڑا رہی تھی۔ اے بہن، اس لونڈے پر نظر گاڑے تھے؟ اچھن میاں کی بیوی نے سنا تو جل کر کوئلہ ہو گئی۔ یہی حال بطول بیوی کا ہوا۔ کل تو تمہارے گھر بارات اتری، جلنے والوں کو جلنے دو۔ سنا گھر بار سے لڑکا بہت مضبوط ہے۔ ہاں، بزنس ہے، کار چوبی کے کپڑوں کی دکان ہے اور ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے پلاسٹک کی شیشی بنانے کی۔ 2 بہنیں تھی، اپنے اپنے گھر کی ہو گئی۔ بس یہی 3 بھائی ہیں، جن میں سب سے بڑے زبیر میاں ہیں۔ اللہ رکھے، نام بڑا پیارا ہے۔ خدا عشرت کو مبارک کرے، سب کچھ اچھی طرح نپٹ جائے۔ باقی باتیں میراسن کی ڈھولک کی تھاپ میں دب کر رہ گئیں۔ نائن نے فرزانہ کو گود میں اٹھا کر کمرے میں بٹھا دیا۔ پیلے کپڑے میں لپٹی فرزانہ اپنے کو بہت بدلاؤ محسوس کر رہی تھی۔ جھنجھلاہٹ اور غصہ اب اس کی اداسی میں بدل رہا تھا۔ اسے گھر چھوٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک چپی سی اسے لگ گئی تھی۔ رشتے کی بہنیں اور بھابیاں اسے چھیڑ رہی تھی، مذاق کر رہی تھی۔ اس کے دل میں گدگدی سے ہونے لگی تھی۔ شادی کی چہل پہل صبح سے گھر میں نظریں آنے لگی تھی۔ اپٹن، مالش، مہندی اور پھر شام ڈھلے نتھ اور مسی کی سجاوٹ اور لال دوپٹے کے سنگ 50,000 کے مہر پر نکاح ہوا۔ اب اس کا نام بدل گیا، گھر اور رشتے بدل گئے۔ شرارت بھرے جملے اور سجا ہوا چہرہ اور سرسراتے کپڑوں اور اٹھتی مہک نے اسے نیم بے ہوش سا کر دیا۔ دماغ میں ڈھیروں درشیہ گڈمڈ ہو رہے تھے۔ بچپن، جوانی، گھر، اسکول، یونیورسٹی، فلم میں دیکھے درشیہ، سہاگرات کے سین اور کتابوں میں پڑھے پہلے انوبھو کا بیان رومانیت کا سپنا بننے لگے تھے۔ اوپر سے سب کا لپٹ کر رونا۔ جانے کب یہ زبیر کے پاس کار میں بٹھا دی گئی، اس دلاسے کے ساتھ کہ اسے بھائی چوتھی پر لینے آئے گا۔ بہو کیا ہے چاند کا ٹکڑا، ضرور گیہوں کی بھیک دی ہوگی۔ دہیز بھی خوب پایا ہے، سنا ہے ڈگری والی ہے۔ سسرال میں منہ دکھائی کے بعد اسے آدھی رات کے لگ بھگ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پورے دن بیٹھے بیٹھے گزرا تھا۔ صبح 4 بجے ودائی ہوئی تھی۔ اب فرزانہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ چھوٹی لڑکیاں جو نندوں کی بیٹیاں تھیں
वे कभी गोद में बैठती, कभी उसका मुंह ताकती थी। आखिर खाना लग गया तो कमरा खाली हुआ। बाकी कहानी अगली वीडियो में। अब आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।